हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊँगा जो यूपी बोर्ड का क्लास 10th का साइंस का पेपर हुआ था 2019 का। जी हाँ, मेरे दोस्त, उसके देखो जैसे कई कोडों के आप लोग के पेपर आ रही है, तो आप जानते होंगे जैसे कई कोड के पेपर होते हैं, जैसे साइंस का या हिंदी का आपका पेपर हुआ है तो आप सब लोग जानते होंगे कई कोडों का हुआ है। तो उसी प्रकार 2019 का भी ये पेपर हुआ था, तो इसमें लगभग 6 प्रकार के कोडों के पेपर आए थे, लेकिन मेरे पास ये केवल 5 कोडों के क्वेश्चन पेपर मिल पाए, और जिनका देखो मैं सारा का सारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ, एक-एक आपको बताने वाला हूँ। देखो, ध्यान देना आप लोग, अगर ये 2 मिनट थोड़ा बकवास करूंगा मैं, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो वीडियो को आगे 2 मिनट भगाकर और सीधे ये क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट भी कर सकते हो, ये तो आपके हाथ में है। देखो, जो ये 2019 के क्वेश्चन है या फिर 2020 के क्वेश्चन है, ये आप लोग का जो 2023 का एग्जाम होने वाला है ना, चूंकि 21 में तो बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ यूपी बोर्ड का, ठीक है, और एक साल पीछे जैसे 2022 का कम ही पूछता है अगले साल, ठीक है, जैसे 2022 का पेपर था तो उसका 2023 में कम पूछेगा, उसके पीछे के सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में मतलब एकदम सेम टू सेम डिट्टू खूब फंसेगा। तो इसलिए मैं ये 2019 का करवा रहा हूँ आपको। अब कहोगे कि भैया आप 2020 का भी करवा देते तो अच्छा रहता। तो एक्चुअली देखो, मैं करवा देता, लेकिन अब मेरी तबीयत ना काफी खराब थी। मैं तो सोचा था 2019 का भी, 2020 का भी सारे कोडों का, 2022 के भी सारे कोडों का सॉल्व करा दूं, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए चूंकि ये पीडीएफ भी बनाने में बहुत टाइम लगता है तो मैं नहीं कर पाया। लेकिन चलो, ये जो 2019 का ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये 5 कोडों का आप लोग का साइंस का, इसी को मैं सॉल्व कराता हूं, और इसके आधार पे जो भी कॉन्सेप्ट होगा मैं एक एक कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा, जिसके आधार पे आप लोग के एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक। और आपसे एक और फेवर मांगूंगा यार, देखो माफ करना, थोड़ी तबीयत खराब है, तो एक और फेवर आपसे मांगूंगा ये कि आपके 10th में जो भी छोटे भाई हैं, या आपके स्कूल के हो या आपके खुद के भाई हो, तो आप सबसे बोल देना यार कि आप इस चैनल से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि 10 मार्च से आप लोग का एग्जाम खत्म होगा। 10 या 15 मार्च से मैं नया बैच स्टार्ट कर दूंगा बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। क्लियर। एक और बात, ये मेरा नंबर लिख लो, 85 42 86 64 46, ठीक है। यहाँ देखो, ये 86 है, गलत नंबर मत लिखना। 85 42 86 64 46। जब आपका साइंस का पेपर होगा तो अच्छे से पीडीएफ बनाकर इस पे भेजना, पीडीएफ बनाकर भेजना, या फोटो भी खींचना, तो हर एक पेज का, एक एक पेज का एकदम अच्छे से पूरा पूरा फोटो खींचकर भेजना। क्लियर। चलो, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको मैं इरेज कर लेता हूं। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये साइंस का 2019 का पेपर है, जिसका कोड है 824 बीपी। इसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, खंड क में पहले जैसे आप लोग का फिजिक्स से लगभग 4 क्वेश्चन पूछा करता था, तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में अभिष्ट संबंध है। भाई, फोकस दूरी f इक्वल टू r/2 आप सब लोग जानते हो, ठीक है। तो f इक्वल टू r/2 यहाँ कहीं दिया नहीं है, यहाँ r बराबर दिया है, सब r बराबर दिया है, तो r बराबर कर लेते हैं। तो r बराबर ये क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। 2f बराबर r या r बराबर 2f, r बराबर 2f, ये देखो बी ऑप्शन दिया है, तो आपका ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, फर्स्ट क्वेश्चन का। क्लियर। चलो, अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया? सेकंड क्वेश्चन की एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, भाई न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर होती है, और मैक्सिमम दूरी कितनी होती है? तो वो होती है अनंत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन सही है, और अगर अधिकतम पूछे तो उसके लिए अनंत हो जाएगी। क्लियर। न्यूनतम के लिए 25 सेंटीमीटर, अधिकतम के लिए अनंत। चलो, अगला देख लेते हैं। अगला है हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन कि 1 किलोवाट घंटा बराबर है, ये तो सीधे आपका याद करने वाला चीज है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का थर्ड है। तो देखो, जो 1 किलोवाट घंटा होता है वो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, देखो 4 3 5, ये गलत, ये सही आपका हो जाएगा। चलो, अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला अगला है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, निरंतर परिवर्तित होता है। आप सीधे याद रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। 4 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलो हम लोग अगला, इसमें खंड ख के अंतर्गत आप लोग का केमिस्ट्री का पूछा करता था, केमिस्ट्री का 3 प्रश्न, ठीक है, और आगे बायोलॉजी का 4 प्रश्न, यानी एक पेपर में पहले 4 4 8 और 9 10 11 प्रश्न पूछा करता था, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। ये हम लोग का 5वां
का क प्रश्न क्या है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। भाई प्रोपेन क्या, मेथ एथ प्रोप, जहां कार्बन की संख्या 3 हो वो प्रोपेन, और चूंकि एल्केन ग्रुप है तो CnH2n+2 के अनुसार 3 गुना 6 2 8 यानी C3H8 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है C3H8। बाकी यहाँ कार्बन 3 जिसमें रहता है वही तो प्रोप होता है, तो यहाँ देखो कार्बन 1 है, कार्बन 4 है, कार्बन 2 है, तो ये सब गलत हो जाएंगे। इस तरह से भी आप पकड़ सकते हो, ये सही हो जाएगा आपका। चलो अगला है कि शुद्ध जल का पीएच मान भाई 7 होता है, कोई दिक्कत नहीं, शुद्ध जल का पीएच मान 7। आगे हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग का लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। देखो लेड नाइट्रेट है, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र में पूछा है तो PbNO3 ट्वाइस, ठीक है, ये होता है बी वाला। क्लियर, ये नहीं होगा, ठीक है, नाइट्राइड ये नहीं होगा, ये नाइट्राइड हो जाएगा, नाइट्रेट हमें कहा है ये होगा। क्लियर, तो आप लोग का तीसरे का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलो हम लोग इसमें बायोलॉजी वाले, इस पेपर कोड के हम लोग बायोलॉजी वाले सेक्शन में चलते हैं। देखो यहाँ इसमें फर्स्ट प्रश्न क्या पूछा है आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट प्रश्न है कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। ओके, ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को या ग्लूकोज को या एटीपी को या पायरुवेट को, तो सही ऑप्शन है एटीपी। क्लियर, इसको ऊर्जा मुद्रा या सिक्का कहा जाता है, ठीक है। चलो, और ऊर्जा का केंद्र क्या होता है, तो ऊर्जा का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ये वाला। चलो आगे हम लोग चलते हैं। अगला है यहाँ पे देखो कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। देखो जाइलम जो होता है ये जल का संवहन करता है, ठीक है, किसका करता है, जल का संवहन करता है, ठीक है। और एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है कि खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। तो यहाँ जाइलम है तो जल का संवहन करेगा, और अगर यहीं पे आप लोग का फ्लोएम रहता है तो भोज्य पदार्थों का या खाद्य पदार्थों का संवहन करेगा। क्लियर, चलो क्वेश्चन के अनुसार ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं कि इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ओके, इंसुलिन नामक जो हार्मोन है वो कहाँ स्रावित होता है, अमाशय में, यकृत से, वृको से या अग्न्याशय से। ये हम लोग का गौ नंबर प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। तो इसका हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ये अग्न्याशय, ठीक है। जो इंसुलिन नामक हार्मोन है वो अग्न्याशय से स्रावित होता है। चलो अगला हम लोग इसका चौथा प्रश्न देख लेते हैं बायोलॉजी का, और इस प्रकार हम लोगों ने इस कोड के 11 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। ये लास्ट प्रश्न है, क्या है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है। ओके, शुद्ध गोल बीज, शुद्ध यानी कैपिटल आर और गोल मीन्स कैपिटल आर, सिंपल। ये आपका मेंडल के नियम में आपने इसको पढ़ा होगा। तो चलो ये आप लोग का हो जाएगा सही ऑप्शन। बाकी चलो हम लोग आगे चलते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर की मैं नहीं डाला हूँ, यहाँ ये मैं ऐसे बना लिया, इसलिए ये सब बना लिया, ठीक है, कि चूंकि ऑफलाइन बच्चों के लिए इसमें आंसर की डाल कर देना पड़ता है, इसलिए ये सब मैंने बना लिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग का ये हम लोग का देखो यहाँ पे ये हम लोग का साइंस का ये 824 बीओ कोड आ गया। चलो इस कोड के पेपर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जो 2019 का है, खंड क का। इसमें देख सकते हो आप लोग प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या, यानी वही वक्रता त्रिज्या का हमें मतलब मान पूछ रहा है। तो F इक्वल टू हम लोग का R/2, और यहाँ F का मान दिया है 12, और यहाँ से 2 इधर आएगा तो 12 2 बराबर R, यानी 12 दूनी का 24 बराबर R हो जाएगा। यानी R का मान आप लोग का कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। ये आप लोग का 24, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, चलो अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग का फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग का सामने स्क्रीन पे ये देख सकते हो। ये क्या है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। ओके, आपने पढ़ा होगा, जैसे ये आपने पढ़ा होगा कि किसी चिकने माध्यम पे प्रकाश की किरण पड़ती है तो जिस एंगल पे ये पड़ती है उसी एंगल से गुजर जाती है, और ये बीच में अविलंब होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये मतलब ये जो होती है आपतित किरण होती है, ये परावर्तित किरण होती है, और अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच जो बना कोण होता है वो आपतन कोण होता है, और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच ये जो बना कोण होता है वो क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। और यहाँ पे आपने नियम में पढ़ा होगा कि जो आपतित किरण मतलब ये जो ये वाला कोण होता है आपतन कोण, वो बराबर होता है परावर्तन कोण के। ये पहला नियम भी होता है परावर्तन का, और सेकेंड नियम यही होता है कि जो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ये दूसरा नियम होता है। तो हमने नियम भी बता लिया प्रवर्तन का। तो यहाँ से देखो कह रहा है कि अगर ये जो किरण है अगर लंबवत है, मतलब एकदम ये सीधा है, तो सीधा है तो भाई फिर सीधे गुजर जाएगी, क्योंकि जिस एंगल से यहाँ आती है उसी एंगल से प्रवर्तित होती है। तो यहाँ लंबवत आ रही है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि 0 अंश, क्योंकि यहाँ हम अभिलंबवत देखे, अभिलंब के थ्रू इसका एंगल तो 0 ही होगा। 90 अंश यहाँ मत समझ जाना कि सीधे आ रही है तो यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा, नहीं, हम लोग
इस अभिलंब जो होता है इसके अनुसार देखते हैं, जैसे जैसे किरण आ रही है तो इसके अनुसार यहाँ से कोण देखते हैं। अब ये जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा ये कोण कम होता जाएगा और सीधा हो जाएगा तो यहाँ कोण 0 हो जाएगा। तो इसका 0 अंश सही होगा। काफी लोग इसका 90 अंश मार्क कराएंगे, 50% लड़के, तो गलत हो जाएगा। ये 90 अंश नहीं होगा बल्कि 0 अंश होगा। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग का सेकेंड हो गया, ठीक है। सेकेंड का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ो। अब अभी मैं इसको मिटाकर पढ़ता हूं क्योंकि ये खराब लग रहा है। ये क्या है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। ओके, ये हमें सीधे, ये तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो, चाहे वो उत्तल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, सबके द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति, कैसे प्रतिबिंब बनता है, वो सारा आपको आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कौन सा पूछेगा एग्जाम में वो तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि चूंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा है तो ज्यादातर चांसेस होता है कि ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन 100% तो इसकी श्योरिटी नहीं है कि कौन पूछेगा। तो इसलिए आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इसलिए टीचर कहते हैं कि मतलब सब कुछ एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ो, इसीलिए क्लासेस चलाई जाती है पूरे साल, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा। तो भाई ये तो सीधे हम लोग, अगर मैं बताऊं तो ये लेंस से F तथा 2F के बीच, ठीक है, F और 2F के बीच रखोगे तो ऐसा, मतलब जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है आप लोग का प्राप्त हो जाएगा। तो ये थर्ड वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपको याद है, मालूम है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं है, मतलब मालूम है तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी यहाँ पे, और दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे अब पूरा मैं, मतलब यहाँ पे इसके लिए बहुत अंदर जाना पड़ेगा, डीप में पूरा कॉन्सेप्ट बताने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ इसको छोड़ता हूँ और आगे चलता हूँ, ठीक है। अब भाई आप चाहोगे कि साल भर का मजा हम एक दिन में ले ले, तो ऐसा नहीं ना होगा। जो लड़के साल भर मेहनत की हैं भाई चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग ये प्रश्न देख लेते हैं। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ओके, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए या हरे रंग के लिए? सही ऑप्शन हो जाएगा बैगनी रंग के लिए, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक बैगनी रंग के लिए होता है, इसको याद रखिएगा। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड एक तरह से बोल सकते हैं कि क्वेश्चन है, ठीक। चलो अब इसके हम लोग केमिस्ट्री वाले पार्ट पे चलते हैं, क्योंकि इस कोड के हम लोगों ने 4 फिजिक्स के क्वेश्चन कर लिए, अब 3 केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे तो उनको हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, बिलियन है, ओके। बिलियन का हमें दिया है कि पीएच मान 3 है। भाई अगर पीएच मान 3 है तो आप बता सकते हो बिलियन कैसा होगा? अम्लीय होगा, सिंपल। जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक वो क्षारीय होता है, और 7 हो तो उदासीन, सिंपल। चलो उसके बाद हम लोग अगला, यहाँ पे देखो विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व है। इसमें विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व कौन से हैं वो हमें बताना है, ठीक है। सेकंड प्रश्न में तो वो हो जाएगा आप लोग का लिथियम और मैग्नीशियम। सीधे सीधे आप आवर्त सारणी में देखोगे ना तो ये मतलब यहाँ लिथियम पड़ा तो यहाँ मैग्नीशियम, कुछ इस प्रकार एकदम विकर्ण संबंध दर्शाएंगे, ठीक। चलो ये हम लोग का ख प्रश्न हो गया। इसका ग प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या दिया है कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रकार्यात्मक समूह वाला है। ओके, मतलब हमें यहाँ बताना है कि किसमें कीटोन समूह है, इसमें से किसमें कीटोन समूह है, हमें ये बताना है गो वाले प्रश्न में, ठीक। तो देखो यहाँ पे कीटोन, यहाँ साफ साफ ये दिख रहा है CO, ठीक है। कार्बन के साथ क्या होता है कि डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और इधर आप लोग का एल्किल समूह, और इधर भी आप लोग का एल्किल समूह जुड़ा होता है। तो देखो इधर एल्किल, इधर एल्किल, और ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, सिंपल। तो ये आप लोग का हो जाएगा। और ये आप लोग देख सकते हो, ये तो मतलब आपका एल्कोहल, यहाँ पे एल्कोहल, ठीक है। और ये एसिटिक अम्ल COO, ये तो चलो ये तो एसिटिक अम्ल है, क्लियर। तो आपका ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार कि कीटोन समूह का कौन है जिसमें ये COI डबल बॉन्ड के साथ जिसमें जुड़ा हो, ठीक। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग का ग नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ग नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पे, सॉरी ग नंबर प्रश्न बोल रहा हूँ, खंड ग का, यानी हम लोग बायोलॉजी वाले सेक्शन का फर्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी भाई, उपयुक्त सभी के लिए मस्तिष्क आवश्यक है एक तरह से, या उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है इसमें, ठीक देख सकते हो यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है या थायरॉक्सिन है? नहीं भैया, ये सब तो लगभग मानव में ही पाई जाते हैं, साइटोकाइनिन है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला ग नंबर इसका, ठीक है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ओके, यहाँ लड़के इसमें और इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन सही ऑप्शन ईस्ट हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो वो ईस्ट में होता है, न कि अमीबा में, ठीक।
चलो आगे हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे देखो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से पर्यावरण मैत्री यानी अनुकूल व्यवहार कहलाता है या कहलाते हैं। ओके, मतलब यह पर्यावरण से संबंधित ये क्वेश्चन पूछ दिया कि बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना ये पर्यावरण के अनुकूल है। तो एक तरह से कह सकते कि हाँ अनुकूल है, कोई दिक्कत नहीं है कि बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े के थैले उपयोग कर रहे हैं, न कि झिल्ली का। तो बोल सकते हैं कि हाँ है। लेकिन आगे के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना, ये भी तो बिल्कुल, ये भी मतलब एक तरह से ठीक है। ये भी स्टेटमेंट तो हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। या वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी तो एक तरह से पर्यावरण के थ्रू ठीक ही है। तो उपयुक्त सभी हम लोग बोल सकते हैं भाई साहब, ठीक है, उपयुक्त सभी पर्यावरण मैत्री हैं। चलो अगला हम लोग देखते हैं। अगला इसके बाद पेपर कोड, ये हम लोग का पेपर कोड खत्म। अब हम लोग तीसरा जो पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। 824 BN जिसका कोड है 2019 का आप लोग का साइंस का पेपर है। इसका खंड क के हम लोग यानी 4 जो आप लोग के फिजिक्स वाले प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला इसमें प्रश्न है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति होगी। ओके, देखो यहाँ पे किसी वस्तु का अवतल दर्पण, देखो सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, आभासी प्राप्त हुआ, सीधा प्राप्त हुआ और वस्तु से बड़ा प्राप्त हुआ। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या है कि मतलब वो कहाँ स्थित होगा, ये हमें बताना है। क्लियर? चलो तो आप बता सकते हो बाकी कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा। अगर मैं बताऊं तो वो वक्रता केंद्र पर वक्रता केंद्र पर नहीं, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक है, कहाँ होना चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ये इसमें देखो ये डी वाला यहाँ शायद ऑप्शन दिया है, ये देखो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? तो इस चीज को आप लोग याद रखना है। याद किया ये यार, ये तो मैंने अभी बोल चुका हूं कि आपको ये तो इसमें पूरा का पूरा जो फिगर बनता है सारे के सारे उत्तल दर्पण द्वारा या अवतल दर्पण द्वारा या अवतल लेंस द्वारा, ठीक है, या उत्तल लेंस द्वारा, सबके द्वारा वो फिगर आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि इसमें कौन क्वेश्चन पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलो अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये वाला काफी मस्त क्वेश्चन है। चलो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धनन 0.5 है, यह लेंस होगा। यहाँ पे ध्यान देना, हमें क्या दिया है, हमें लेंस से इतना मीटर पर दूरी एक वस्तु, यानी वस्तु की दूरी हमें दे दी, यानी यू का मान हमें दिया है क्या 0.2 मीटर, और आवर्धनन हमें दिया है 0.5। आवर्धनन हमें एम क्या दिया है 0.5। और ध्यान रखना कि यहाँ आभासी प्रतिबिंब बोल रहा है, आभासी प्रतिबिंब का आवर्धनन 0.5 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। चूंकि U दिया है, M दिया है, आप जानते हो कि आवर्धन M इक्वल टू क्या होता है, आप सब लोग जानते हो भाई V बटे U होता है। ठीक है, क्या होता है, V बटे U होता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, यहां से हम लोग का V का मान चूंकि हम लोग का नहीं है तो V का मान हम उसी तरह दे देंगे। M का मान हमें 0.5 दिया तो 0.5, और U का मान 0.2 दिया तो बट्टे में 0.2, ये 5 दूना का 10, यानी 1, इसका V का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब हम लोग का प्रतिबिंब की दूरी 1 आ जाएगी। और चूंकि मीटर था ऊपर तो ये भी आप लोग का मीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे चूंकि प्रतिबिंब हमें साफ साफ यहाँ बोल दे कि आभासी था, तो आभासी था भाई, तो ये आभासी भाई उत्तल लेंस में भी होता है, अवतल लेंस में भी तो ये बनता है। तो यहाँ से हम कुछ नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन यहाँ से हमें देखो ऑप्शन में हमें फोकस दूरी में सब आंसर दिया, तो थोड़ा f का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो लेंस के लिए आप जानते हो कि क्या होता है कि 1/f इक्वल टू क्या होता है आपका 1/, ठीक है, 1/f इक्वल टू आप लोग का क्या हो जाएगा 1/ आप लोग का v माइनस 1 में u हो जाएगा। तो देखो 1 में v, यानी 1 में v का मान यहाँ पे 1 है, तो 1 हमने जो निकाला माइनस 1 में u का मान यहाँ पे 0.2 है। तो 0.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 के ऊपर 1 है ये, तो 1, तो 0.2 ये मतलब हटाएंगे दशमलव तो ऊपर 10 से गुणा आ जाएगा, और 2 5 10 5 हो जाएगा, यानी इसके जगह हम लोग सीधे 5 रख लेते हैं, क्या दिक्कत, और 5/1 कर देते हैं, यानी 1/f इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं। यहाँ देखो 1 है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग का -4 बच जाएगा, यानी 1/f इक्वल टू हम लोग का -4 होगा। तो यहाँ से f इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोग का 1/-4 हो जाएगा। ठीक है, और इससे भाग दोगे तो f इक्वल टू आप लोग का
-0.25 आ जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस, फोकस दूरी निगेटिव आ रही है। फोकस दूरी निगेटिव आने का मतलब कि ऐसा फोकस निगेटिव कब होता है, वो कि तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण में होता है। तो यहाँ पे अवतल लेंस आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, अवतल लेंस आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ 0.1 मीटर तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 25 यानी वही 0.2 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है भाई, अनंत होगा ये। चलो अगला क्वेश्चन कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है भाई, 5वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। चलो काला। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं ये केमिस्ट्री वाले। देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न इसमें क्या है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया है। ओके, मतलब प्रतिस्थापित कर देगी। सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु का। तो भाई सोडियम तो ऊपर होता है, ठीक है, तो सोडियम के विलयन से कॉपर मतलब विस्थापित कर पाएगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl से एल्युमिनियम की अभिक्रिया कराएंगे तो ये प्रतिस्थापी अभिक्रिया नहीं, इसमें तो भी आपका एल्युमिनियम ऊपर होता है Mg से, तो मैग्नीशियम क्लोराइड के विलयन से उसको विस्थापित Mg को नहीं कर पाएगा, तो ये विस्थापन अभिक्रिया एक तरह से नहीं होगी, ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वही बात हुआ। या फिर फेरस सल्फेट, ये भी नहीं होगा आप लोग का, ये भी नहीं होगा आप लोग का। हो जाएगा ऑप्शन ये सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक है। कॉपर ऊपर होती है Ag से, तो ये विस्थापित कर देगी उसके विलयन से। क्लियर। चलो अगला इसमें हम लोग ये घ वाला प्रश्न देख लेते हैं। घ वाला नहीं, ख वाला। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें सहसंयोजी आबंध, देखो सहसंयोजी आबंध कह रहा है, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, आप इस क्वेश्चन को याद किए होंगे, काफी सारे लड़के इस क्वेश्चन को याद किए होंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 75% लड़कों को नहीं मालूम कि कैसे सहसंयोजी आबंध हम लोग निकालेंगे, ठीक है। सहसंयोजी आबंध क्या मतलब कि दो परमाणुओं के बीच मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वही क्या होता है, सहसंयोजी आबंध एक तरह से होता है। तो देखो C3H, इसके लिए हम लोग की C3H8 की रचना बनानी पड़ेगी। तो देखो कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन और H8 है, तो देखो इसके बीच एकल बंध H8, मतलब सबका जगह यहाँ पे पहले तो लगाओ, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे आप H लगाओगे तभी तो एक तरह से ये संतुलित भी होगा एक तरह से। तो यहाँ देखो ये C3H8 का एक तरह से हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का C3H8 का फिगर हो गया। अब यहाँ सहसंयोजी आबंध मतलब यहाँ से देखो एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इससे यहाँ पे हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है और फिर इसमें एक हुआ है, मतलब यहाँ पे 4 हो गया इसके द्वारा। तो इसको गिन लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉनों का आपस में आदान प्रदान हुआ है, तो इसलिए सहसंयोजी आबंध इसमें कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर। तो अब आपसे कोई भी यहाँ पे दे दे फार्मूला, ठीक है, और उसमें पूछे कि कितने सहसंयोजी आबंध है, तो यहाँ आप C3H8 को देखकर नहीं, 3 और 8 को देखकर नहीं पहचानना है भाई साहब, ऐसे आप लोगों को फिगर उसका बनाकर और उसमें गिनना पड़ेगा, ये बॉन्डिंग गिनना पड़ेगा। क्लियर। जितना ये बॉन्ड रहेगा समझ जाओ कि उतना ही आप लोग का सहसंयोजी आबंध होगा। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखो, अब वो लड़का, मान लो वो लड़का मूर्ख ही होगा एकदम, जो अगर इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, तो न कर पाए। 1 मिनट, थोड़ा माफ करना, 1 मिनट। चलो हम लोग आगे देखते हैं। तो आशा करता हूं देखो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और चाहे आपको कुछ भी दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे देखो अगर C4 ले तो 4 दूनी 8 2 10 8, अब इसमें सॉरी 4 दूनी 8, हाँ 2 10, क्लियर, सॉरी 4 दूनी 8 2 10 यहाँ पे रहना चाहिए, मैं 8 लिखा हूँ, ठीक है। एक्चुअली भाई आ गया था ना बीच में, तो दिमाग उस पे चला गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर C4H दे दिया जाए और इसमें सहसंयोजी आबंध पूछे, अगर कोई लड़का वो न बताए, तो फिर अब उससे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पे मेरी गलती नहीं होगी। अब यही जो लड़के मैं बता रहा हूँ ना, अब मान लो ये बता दिया, अब इसके स्थान पे ये मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो जो चलाक लड़के हैं भाई वो कल आकर बोलेंगे कि हाँ भैया आपने जो बताया था क्वेश्चन फंसा था, उसके आधार पे फंसा था। भाई ये हमने बताया, अगर इसके आधार पे सेम टू सेम क्वेश्चन फंस जाए, इसमें थोड़ा बदलाव कर दिया जाए, तो एक तरह से हमने वो बताया समझ जाओ। अब आप कहोगे कि एकदम ये यही फंसना चाहिए, ऑप्शन यही होना चाहिए, तो भाई ऐसे तो 20 में कितने फंसेंगे, 20 में 4-5 फंसेंगे ही ऐसे क्वेश्चन। अब कहोगे कि 20 के 20 ऐसे ही क्वेश्चन फंस जाए, तो ये तो गलत बात है। चलो अगला हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, देखो ये तो आप लोग का NCERT क्वेश्चन है, शायद आप लोग का
ये फर्स्ट ही चैप्टर है ना, हाँ फर्स्ट ही चैप्टर का शायद ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसमें क्या है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है, असत्य है हमें, ओके असत्य यहाँ पे कथन हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। देखो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे सत्य नहीं असत्य, इसमें काफी मतलब गड़बड़ होती है। ये हम लोग का तीसरा प्रश्न है। तो चलो इसमें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पी, यहाँ पे एक ये अभिक्रिया दी हुई है और इसमें देखो कह रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा क्या हो रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है, हमें ये बोल रहा है। सही बात है क्या? तो सही बात है। देखो पीबीओ में हम लोग का ऑक्सीजन की क्या हो रही है, यहाँ पे देखो यहाँ पे पीबी हो जा रहा है यानी कमी हो रही है। तो कमी यानी आप लोग का अपचयन, और अपचयन मीन्स वही अपचयित होना। तो यहाँ ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सेकंड है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं कार्बन उपचयित हो रहा है। ये गलत ऑप्शन है भाई, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन उपचयित हो रहा है। उपचयित होने का मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये गलत कथन हो जाएगा। अब पे देखो यहाँ कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यहाँ पे कार्बन उपचयित हो रहा है क्योंकि कार्बन के साथ हम लोग ऑक्सीजन यहाँ पे आकर जुड़ रहा है। और अंत पे क्या है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड, ओके माफ करना, सीसा अपचयित हो रहा है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सीसा नहीं बल्कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये ऑप्शन सही है और ये कथन गलत है। इसमें केवल सीसा बोला है, तो आपका ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो ये आप लोग का देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और ये दो स्टेटमेंट आपके सही है नीचे वाले। और हमें गलत स्टेटमेंट छाटना था, तो ये आप लोग का फर्स्ट और सेकंड आप लोग के गलत स्टेटमेंट है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये फर्स्ट वाला होगा, ए और बी, क्योंकि ए और बी हम लोग के गलत स्टेटमेंट है। क्लियर? तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 था। चलो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग नीचे 4th नंबर देख लेते हैं। 4th नंबर नहीं है क्या, कहाँ गए भाई यार? ये 4th नंबर क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग आगे देखते हैं। ये हम लोग इसका आगे का प्रश्न देखते हैं। इसमें फर्स्ट प्रश्न है, क्या आप लोग देख सकते हो कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ओके, मनुष्य में जो ब्रिक है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, ये हमें बताना है। तो और ये यार हमने इसके बाद ये ओके केमिस्ट्री वाला ही क्वेश्चन था, ये हम लोग का केमिस्ट्री वाला ही क्वेश्चन था। चलो मैं सोचा कि ये फिजिक्स वाला कहाँ गया, फिजिक्स वाला तो हमने ऊपर ही कर लिया था। आगे हम लोग देखते हैं। यार ये बीच में ना जब कोई आ जाता है तो डिस्टरबेंस हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? तो भाई ब्रिक उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है, एक तरह से किडनी, ठीक है, मूत्र निर्माण आप जाने ही होंगे, इसके बारे में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। स्वपसी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपसी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है जो पत्तियों में पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो ये सभी, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में पादप हार्मोन है भाई साइटोकाइनिन, हमने ये शायद ऊपर ही देख लिया है ये प्रश्न। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्न में आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ओके, आहार श्रृंखला घास गेहूं गलत, घास बकरी मानव बिल्कुल राइट, घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएंगे। तो ये हम लोग का आहार श्रृंखला को प्रदर्शित कर रहा है। बाकी बकरी गाय गलत, घास मछली गलत। तो ये आप लोग का बी वाला ऑप्शन सही। चलो इसके बाद हम लोग अगला हम लोग पेपर कोड देख लेते हैं। ये हम लोग का खत्म। अगला ये बीजे है। ओके, बीजे कर शायद ये चौथा है कि 5वां है, मुझे याद भी नहीं है। देखो यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट, यहाँ पे भी क्या है वोल्ट, और 100 वाट। ओके, यानी हमें विभवांतर का मान दिया है, विभवांतर जो भी है, देखो विभवांतर को भी भी से डिनोट करते हैं और उसका मात्रक जो वोल्ट होता है उसको भी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग का विभवांतर 200 वोल्ट दिया है यहाँ पे, और हमें शक्ति दिया है कि शक्ति कितनी है, यानी पावर है 100 वाट। उस बल्ब को क्या किया जाता है कि 100 वोल्ट पे, पहले तो 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है, तो उसको हम लोग 220 वोल्ट पे नहीं बल्कि हम लोग कितने पे, 100 वोल्ट पे क्या करते हैं कि उसमें मान लो धारा प्रवाहित करते हैं। तो कह रहे हैं कि उसकी शक्ति क्या होगी, उसकी पावर क्या होगा। ओके, मस्त क्वेश्चन है। तो देखो दोनों स्थितियों में, चाहे यहाँ पे स्थिति या फिर इस स्थिति, दोनों स्थितियों में प्रतिरोध तो समान ही रहेगा।
भाई बल्ब वही है तो बल्ब का तो प्रतिरोध समान ही रहेगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। तो देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, P इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपन में R होता है। ठीक, तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इधर आएगा तो वी स्क्वायर अपन में P हो जाएगा। और देखो वी स्क्वायर यानी ये वाला हम लोग भी रखेंगे तो 200 गुणे 200, 200 गुणे 200 यानी एक के बार मतलब एक ही बार हम लोग 400 लिख सकते थे। और बट्टे में आप लोग का पावर हम लोग का 100 है तो यहाँ पे 100 रख देंगे। ये 2 शून्य कट गया, 2 दूना का 4 यानी हम लोग का 400 हो गया। प्रतिरोध का मान हम लोग का कितना हो गया, 400। यानी जो हम लोग का बल्ब का प्रतिरोध होगा वो 400 होगा। तो चाहे इस स्थिति में चाहे इस स्थिति में चाहे उसमें हम लोग कोई भी मतलब विभवांतर से या मतलब प्रवाहित करे धारा 420 करे, 220 करे, 200 करे, प्रतिरोध तो भैया हमेशा उसका मतलब यही रहने वाला है, प्रतिरोध तो बदलेगा नहीं क्योंकि एक ही बल्ब है। तो अब क्या किया जाता है कि उसको 220 वोल्ट के विभवांतर पे नहीं, सॉरी 220 वोल्ट नहीं, 200 वोल्ट पे नहीं बल्कि 100 वोल्ट पे मतलब धारा प्रवाहित की जाती है। तो उसकी शक्ति कितनी होगी, तो शक्ति P इक्वल टू क्या होगा, वही फार्मूला हम लोग सेम यूज करेंगे, वी स्क्वायर अपन में R। और यहाँ पे वी स्क्वायर हम लोग का कितना 100 ये रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब 100 पे यूज किया जा रहा है तो 100 गुणे 100 और बटे में R हम लोग का 400 है, ये है पहले से। तो ये हम लोग का कट जाएगा, 2 शून्य हम लोग का ये कटकर 25 आ जाएगा। यानी हम लोग का शक्ति कितना हो जाएगा, 25 वाट हो जाएगा। ये आप लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला नीचे हम लोग का एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, तब तक इरेज करता हूं मैं, आप इसको क्लियर करो। क्वेश्चन क्या है ये वाला, अरे यार एक मिनट माफ करना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका ख क्वेश्चन क्या है देख सकते हो कि अनंत एवं उत्तल, ओके, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां और किस प्रकृति का होगा। ओके, पहला है कि दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा बनेगा। सही बात है भाई, ये सही बात है। और उत्तल दर्पण द्वारा तो आप जानते हो केवल 2 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और दोनों आभासी होता है और सीधा ही होता है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलो अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग का ग प्रश्न इसमें कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड है तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है में प्रकाश की चाल होगी। ओके भाई, किसी भी माध्यम में मतलब जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, किसी माध्यम में जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया कि माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है, माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ 1.5 दे रखा है और निर्वात में प्रकाश की चाल हमें 3 गुणे 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। और बटे में यहाँ हमें पूछ रहा है प्रकाश की चाल होगी किस में, कांच में। तो यह माध्यम में प्रकाश की चाल ये, ठीक है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, कांच में प्रकाश की चाल बटे मध्य में प्रकाश की चाल। तो माध्यम क्या है, कांच है, तो बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो यहाँ कांच में ही पूछ रहा है तो कांच इधर चला जाएगा तो 1.5 नीचे आ जाएगा तो 3 गुणे 10⁻8 बटे 1.5 हो जाएगा। अब देखो ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। तो 15 दूना का 30 यानी 2 गुणे 10⁻8 हम लोग का मीटर प्रति सेकंड, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो हम लोग का ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन इसके बाद देख लेते हैं। ओके, ये आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी का ये एक दिया है फिगर, इसमें हमें क्या बताना है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ से आप लोग का देखो ये तार स्टार्ट हो रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। ये 2 तार की स्थिति हो गई तो ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। तो समांतर क्रम में हम लोग जोड़ देंगे तो समांतर क्रम का फार्मूला 1/r = 1/r1। तो 1/r1, R1 की जगह 1 ओम ही है और प्लस 1/r2, 1/r2, R2 की जगह भी 1 ओम है तो 1 रख लेते हैं। तो यहाँ से 1/r = क्या हो जाएगा, ये एक एक जोड़कर 2 और ये 1 है तो नीचे 1, इसका मतलब 2 ही होगा। और देखो यहाँ 1/r है तो r = ये पलट जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा, यानी r का मान हम लोग का 0.5 आ जाएगा। यानी जब ये दोनों तार मर्ज हो जाएंगे यहाँ पे सीधे में हो जाएंगे तो यहाँ एक हम लोग का प्रतिरोध हो जाएगा 0.5 का। अब इस 0.5 और ये 0.5 है दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 1 ओम आ जाएगा हम लोग का तुल्य प्रतिरोध। यानी AB के बीच जो पूरा का पूरा जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। चलो अगला क्वेश्चन। ओके, हम लोग आगे अब खंड ख के प्रश्न देख लेते हैं। चलो, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। ओके, हमें बताना है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, कैसा होता है, तो सीधे सीधे आप लोग याद रखना भूरा लाल होता है। अगला है कि अम्लीय वर्षा, भाई अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान हमें बताना है कि अम्लीय वर्षा का जो मतलब अम्लीय वर्षा का जो जल है उसका संभावित pH मान कितना होता है, तो 5.2 के करीब होता है। चलो अगला यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एसिड एल्डिहाइड का
आईपीएसी नाम होगा। देखो एसेट एल्डिहाइड, यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें तो यहाँ देखो एथेनॉल आल आ रहा है, ये भाई एल्कोहल ग्रुप होता है। प्रोपेनॉल गलत हो जाएगा, एथेनॉल और मेथेनॉल इन्हीं दोनों में से एक होगा। भाई मेथेनॉल तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, HCHO होता है, और ये आपका एथेनॉल तब हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो, और एथेनॉल का मतलब साधारण नाम एसिटेल्डिहाइड होता है और इसको हम लोग का आईपीएसी नाम एथेनॉल होता है। चलो अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ओके, अब बायोलॉजी वाले सेक्शन से प्रश्नों को, केवल जल में घुलनशील विटामिन, भाई वो तो विटामिन सी ही होगा, सिंपल। चलो अगला यहाँ पे नीचे यार सिलेक्ट होना। ओके, एटीपी तथा एनएडीपी इंटू 2H का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पैराक्सीसोम्स में या लाइसोसोम्स में। ओके, ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है इसका, तो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का क्लोरोप्लास्ट। ये स्टेटमेंट बेस्ड ये भी क्वेश्चन है, सीधे सीधा आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन पाया जाता है। ओके, मुकुलन किस में पाया जाता है, तीसरा प्रश्न है, तो वो हो जाएगा हाइड्रा में। क्लियर। चलो अगला है कि न्यूक्लिक अम्ल, ओके, न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं जीवाणु, क्लोरोप्लास्ट, विषाणु या प्रयांश, ये क्या होता है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो ये इसका हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा विषाणु, ठीक है, ये वाला। चलो आगे हम लोग चलते हैं, अगला आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ओके, इंड हो गया क्या यार, नहीं एक है, एक और कोड है बी के, ये देखो 824 बी के, शायद ये लास्ट है। चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। पहला ही प्रश्न देख सकते हो, स्टेटमेंट बेस्ड वही क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए उसे रखना होगा, कहाँ रखना होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, ये तो आपको सीधे सीधे ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो वो क्या है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे कहाँ रखना पड़ेगा, सीधा बनाना है और बड़ा बनाना है, तो वो तो दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस F के बीच ही होगा, ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। देखो आपके दिमाग में अवतल दर्पण आया, तो अवतल दर्पण द्वारा जो मतलब 6 के 6 प्रकार के जो प्रतिबिंब बनते हैं 6 स्थितियों के लिए, वो आपके दिमाग में अगर रहेगा तो आप इस ऑप्शन में से आसानी से चूज कर लोगे, और दिमाग में नहीं है तो फिर आप कंफ्यूजन में ही जियोगे। चलो आगे हम लोग देखते हैं इसका ख प्रश्न। ख क्या है कि निकट दृष्टिदोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा। दर्पण का तो उपयोग करना नहीं होगा, लेंस का उपयोग करना होगा। और निकट दृष्टि दोष के लिए भाई साहब आप सब लोग जानते हो, ठीक है, क्या होता है कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का, ठीक। और देखो आप पूरा का पूरा इसका आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, कि उत्तल लेंस मतलब उत्तल लेंस मैं बोल रहा हूँ, निकट दृष्टि दोष कब होता है, क्यों होता है, इसका इस दोष को कैसे दूर करे, और पूरा इसका किरण आरेख आप पढ़ लेना, क्योंकि ये आप लोग का 4 मार्क में आ सकता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष मैंने बता भी रखा है। और साथ में आप लोग फिजिक्स में क्या करना कि आप लोग मोटर वाला पढ़ लेना, मोटर पढ़ लेना, डायनामो पढ़ लेना, जनित्र पढ़ लेना, और उसके अलावा भाई चुंबकीय प्रेरण पढ़ लेना, काफी हॉट टॉपिक है ये सब। ओम का नियम पढ़ लेना, और ये सारा का सारा मैंने करवा रखा है, अब आप नहीं पढ़े हो तो ये आपकी गलती है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई है, विद्युत ऊर्जा भाई एम्पियर इकाई यानी वही मात्रक, सिंपल। अगला यहाँ पे लास्ट इसमें प्रश्न है घ, ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। भाई फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये तो साफ साफ मैंने जो विद्युत मोटर पर मतलब पढ़ाया था उसमें भी आपको बताया था, ठीक। चलो हम लोग आगे चलते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है कि प्रोपेनॉल है। ओके, प्रोपेनॉल है, देखो मेथ एथ प्रोप, जहां कार्बन 3 हो, सिंपल, तो कार्बन 3 हो तो वही क्या होता है प्रोपेनॉल, मतलब प्रोप होता है, तो उसी से साथ में अल्कोहल जुड़ जाएगा तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब देखो C3 ये तो 2 गया, अब ये होगा ये होगा ये होगा, कौन सा होगा, तो भाई 3 दूना के 6, और देखो एल के प्रोपे ए है ना, तो ये मतलब CnH2n+2 पे कार्य करेगा, तो एल्केन ग्रुप का होगा। तो 3 है तो 3 यहाँ हो गया, और 3 दूना 6 2 8 हो गया, यानी C3H8 होगा। लेकिन एल्कोहल ग्रुप जोड़ेगा तो एक H को हटा देगा, यानी C3H7 आपका, और आपका OH हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल का, ये वाला C3H7OH। क्लियर। तो ये आप लोग का फर्स्ट प्रश्न हुआ, फर्स्ट का 4th ऑप्शन सही हुआ। आगे देखते हैं, अगला है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है, क्योंकि जिंक अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है,
टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, जिंक का गलनांक कम होता है, टिन का गलनांक से तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ये दो स्टेटमेंट से मतलब है। अब इसमें देखो, इसमें हमें कह रहा है कि टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए वो अभिक्रिया नहीं करेगा, तो जो खाद्य पदार्थ जो होंगे वो खराब नहीं होंगे। आगे हम लोग देखते हैं अगला, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। ओके, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से हमें बोल रहा है कि कौन सी गैस निकलती है। प्रश्न संख्या ये हम लोग का 3 है, तो सीधे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। चलो आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद ओके, ये ग वाला, इसके बाद हम लोग का पूरा ये 5 कोडों का पेपर हमने सॉल्व कर लिया, लगभग 11-55, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलो ये क्या है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। ओके, जीवाश्म ऊर्जा का सीधे सीधे कोयला या पेट्रोलियम। अगला देखो, अगला हम लोग का जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। ओके, कोयला ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का फर्स्ट ही होगा, इसका फर्स्ट का थर्ड ही ऑप्शन होगा। अगला है, 1 मिनट यार, अगला प्रश्न है कि विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। बंदर, चमगादड़, चिंपैंजी है भाई साहब, चिंपैंजी है। चलो अगला, पुरुष में लिंग गुणसूत्र, देखो पुरुष में लिंग जो गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं, महिला में XX होते हैं, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं, पित्तरस का स्राव होता है। ओके, पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है भाई, पित्ताशय में, यकृत में, अग्न्याशय में या फिर अमाशय में, ये हमें बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा यकृत में। क्लियर, तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे 55 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। बाकी अगर आपके पास है अगर सुविधा तो आप 2020 के क्वेश्चन को भी और 2022 के भी क्वेश्चन को कर लेना। बाकी देखो आप लोग, अब तो देखो अब ज़्यादा टाइम नहीं है, जो पढ़े हो उसी पे आप भाई कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ पेपर दो, ठीक है। लेकिन एक मोटा मोटी आपको जैसे नर जनन तंत्र का, उसके अलावा मादा जनन तंत्र का पूरा जो मतलब सचित्र वर्णन संबंधित क्वेश्चन आता है, हृदय से संबंधित क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। मानव हृदय का चित्र सहित आपका आता है, चित्र बनाने को आता है, बायोलॉजी वाले सेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पुष्प वालों से पूरा पुष्प का मतलब जो भी है पुष्प के सभी भागों का चित्र सहित वर्णन करने को आता है, ठीक है। रंध्रों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और फिजिक्स में मैंने बताया ही शुरू में। केमिस्ट्री में तो आप लोग का वही क्या होता है वाला आप जानते ही होंगे। उसके अलावा संतुलित करने को आता है, क्लियर। और उसके अलावा जैसे संतुलित करने की जगह पे अथवा भी रह सकता है, और टिप्पणी लिखने को आता है, जैसे दे देगा कि संक्षारण, विकृत गंधिता या सक्रियता श्रेणी, और इसमें से आपको टिप्पणी लिखना रहेगा। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है, और IUPAC नेमिंग से तो निश्चित है कि आपका क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा केमिस्ट्री में। तो ये कुछ टॉपिक है जो आप एक बार आराम से दोहरा लो, ज़्यादा टेंशन मत लो, अब आराम से जाओ पेपर दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग का शायद कल पेपर होगा तो उसका रिव्यू या सॉल्यूशन के साथ, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पेपर की तैयारी करेंगे। बाकी अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपके जितने भी छोटे भाई हैं जो 9th से 10th में जा रहे हैं, आपके स्कूल के आपके खास जो भाई हैं उनको सबको आप बता देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।